हेलो गाइस, दिस इज बी चौधरी। वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरिकली पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के फिजिक्स में। आज नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, जिस टॉपिक है वेक्टर। बहुत प्यारा सा जो पूरी फिजिक्स में यूज होता है। तो वेक्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप जान लो। तो इंट्रोडक्शन पार्ट इसका जो होगा आज का होगा, कुछ सिंपल बातें करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें जो इसके टाइप्स हैं वो देखेंगे। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है ये देखेंगे। तो ये फिजिकल क्वांटिटी का एक टाइप है। फिजिक्स में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उसी की स्टडी की जाती है पूरी फिजिक्स में। तो फिजिकल क्वांटिटी का एक टाइप ये भी होता है क्वांटिटी का, तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो इस चैप्टर में हमें स्केलर और वेक्टर को साथ में लेके चलना है। बेसिकली वेक्टर के ही टाइप्स हमें ज़्यादा जानने हैं और उसी के जो फंडामेंटल्स और प्रॉपर्टीज हैं उसको हमें सीखना है। आइए तो वेक्टर को स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर को स्टार्ट करने में सबसे पहले तो हमें जान लें कि ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्योंकि बार बार ये वर्ड यहाँ आता रहता है। मैग्नीट्यूड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, NU। N मीन्स नंबर एंड U मीन्स यूनिट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। NU, न्यू, नंबर एंड यूनिट। जैसे अगर कहीं आप 5 लिखते हो, 5 मैंने बताया था 5 लिखा है तो क्या बोला जाएगा, नंबर। कहीं kg लिखा है तो क्या बोला जाएगा, यूनिट बोला जाएगा। लेकिन दोनों को कंबाइन कर दें, 5 kg लिख दें तो क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ मास, किसी मास का मैग्नीट्यूड। कहीं पे अगर हम लिख दें 5 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड यूनिट इज ऑफ स्पीड या वेलोसिटी, तो 5 उसके साथ नंबर आ गया, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया किसका, स्पीड का या वेलोसिटी का। तो देखो यहाँ पर स्पीड का, और जैसे मान लो ये 5 मीटर लिखा है। मीटर मतलब डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो जाएगा, और ये 5 नंबर मतलब ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड का मतलब ये हुआ। अब इस मैग्नीट्यूड वर्ड का बार बार जिक्र आएगा, इसीलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी बहुत बड़ा रोल है। तो डायरेक्शन क्या क्या रोल है, डायरेक्शन को समझने के लिए देखो। जैसे आपसे कह दिया जाए, जैसे मान लिया कि बोल दिया गया राम जी चलो भाई राजू 5 मीटर तुम आगे जाओ, 5 मीटर आगे जाओ। अब भैया वो 5 मीटर आगे किधर जाएगा, 5 मीटर आगे, अब वो कहां पर है, क्या पोजीशन है। अब उससे कह दिया जाए कि तुम अपने जैसे मान लो उससे बोल दिया जाए तुम्हें जाना है एक जंगल में, उस जंगल में एक पेड़ है, उस जंगल में एक पेड़ है, किस चीज का पेड़ है, चंदन का पेड़ है। उस चंदन के पेड़ से 10 मीटर की दूरी पर एक आम का पेड़ है। अब ये सुन के वो भाग गया। अब उसके बाद उसने ढूंढा जा करके चंदन का पेड़ ढूंढा। अब आम का पेड़, अब उसको चारों तरफ दिखाई दे रहा, तो किस आम के पेड़ की बात की गई थी, चंदन के पेड़ के चारों तरफ आम के पेड़ थे, उस पेड़ पर श्याम बैठा है। अब सोचो उस 10 मीटर की एरिया में जितने भी पेड़ आएंगे उस सभी पेड़ पर चेक करेगा। अगर वो पूछ के गया होता कि किस डायरेक्शन में, चंदन के पेड़ से किस डायरेक्शन में आम का पेड़ जो है उस पे बैठा हुआ है श्याम, इसका मतलब यहाँ है कि अगर केवल ये बोल दिया गया कि 10 मीटर, इसके साथ डायरेक्शन नहीं लगाया गया, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। और अगर इसके साथ बोल दिया जाए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लेफ्ट राइट ये तो ऐसा कुछ बोल दिया जाए, इसका मतलब इसके साथ डायरेक्शन ऐड कर दिया गया। अब सोचो, जैसे मान लो सिंपल सी बात है, अब मान लो आदित्य से कहा गया कि आदित्य यहाँ पे है, ठीक है, ये आदित्य की पोजीशन है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन का भी यहाँ रोल है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कॉपी पे ऐसा ही बनाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब देखो आदित्य से बोल दिया जाए कि आदित्य एक जगह खड़ा था, इसे बोल दिया गया कि आदित्य 10 मीटर ईस्ट में गया, 10 मीटर ईस्ट में गया। अगर आदित्य 10 मीटर ईस्ट में गया, इसका मतलब
10 मीटर तो मैग्नीट्यूड हो गया, इसके साथ इसके ईस्ट जो लिखा गया ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया। अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आ जाता है तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इसके थ्योरेटिकल पार्ट को, इंट्रोडक्शन पार्ट को जानते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है और ये स्केलर क्वांटिटी क्या है। आइए तो सबसे पहले हम जानते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। ए क्वांटिटी इज सेड टू बी स्केलर व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, देयर इज नो डायरेक्शन। अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ए क्वांटिटी इज सेड टू बी स्केलर व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, देयर इज नो डायरेक्शन। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन लेस है। इसने अपना डायरेक्शन डिसाइड ही नहीं किया, तो डायरेक्शन लेस क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। वेक्टर क्वांटिटी की बात करो भाई। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे देख लो। जैसे जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, मास क्या है? 5 किलोग्राम। अब 5 किलोग्राम, क्या उसका कोई डायरेक्शन होगा? नहीं। तो मास हो गया, टाइम हो गया, और डिस्टेंस हो गई आपकी। अगर डिस्टेंस है तो स्पीड भी हो जाएगी, है ना? डिस्टेंस, स्पीड, वर्क। अब अगर काम करते हो तो क्या आप किसी एक डायरेक्शन में काम कर रहे हो? जैसे मान लो कि कुछ बुक्स एक रूम में दूसरे रूम में उठा के लेके जाना है, तो हम जा रहे हैं तो मान लो कि पोजीशन चेंज कर रहे हो तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें जो वर्क हो रहा है, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो सिर्फ फोर्स लगा के उसमें डिस्प्लेसमेंट हम ले आ रहे हैं जिस डायरेक्शन में, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो वर्क क्या हो जाती है? वर्क स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी। इस तरह से प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। देखो, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स आपका स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और एरिया क्या होता है? एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। दिमाग में रखना, एरिया वेक्टर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसके साथ बहुत सारे स्केलर क्वांटिटी हैं जो आप देख सकते हैं। चलिए वेक्टर क्वांटिटी की बात करें भाई। कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी? ए क्वांटिटी इज सेड टू बी वेक्टर व्हिच हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एंड ओवेज पैरेललोग्राम थ्योरम, और ये पैरेललोग्राम थ्योरम को फॉलो करता है। एक वेक्टर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलेंगे जो ये 3 कंडीशन को फुलफिल करता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और पैरेललोग्राम थ्योरम को फॉलो करे, तो वेक्टर क्वांटिटी इसको बोला जाएगा। ये वेक्टर क्वांटिटी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको पता होगा। जिसके पास डायरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले आपने पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट ये आपका हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी में। डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी हो जाएगा। वेलोसिटी अगर हो गया तो एक्सीलरेशन हो जाएगा। एक्सीलरेशन देखो, ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी। एक्सीलरेशन है तो फोर्स हो जाएगा, है ना? फोर्स है, टॉर्क हो जाएगा, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी में हम बोल देंगे। चलिए अब ये बात आती है कि भाई ये चैप्टर है वेक्टर का, ठीक है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, कैसे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे? अब देखो, वेक्टर में एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और उसका जो डायरेक्शन है, दोनों को ग्राफिकल मतलब ज्योमेट्रिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ज्योमेट्रिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं उसका क्या तरीका है ये सीखो। एक एरो बना देते हैं जहां भी वेक्टर क्वांटिटी देखोगे, जैसे मान लो एक वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर ए बोला गया तो ऐसे लिख दिया जाता है, वेक्टर ए इस तरह से। ए के ऊपर हमने एक एरो बना दिया,
इस एरो का मतलब क्या है? एरो है वेक्टर का सिंबल। वेक्टर कहीं भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी वर्ड के ऊपर अगर आप एरो देख रहे हो, उसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें एरो का जो मतलब है, जैसे मान लो एक कार ए है, एक कार बी है। कार ए ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है और इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, और एक कार साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। यही होगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन, देख सकते हो। ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है जिसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? कार बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, अब सोचो इसको डायग्रामेट्रिकली, मतलब एरो से केवल बनाना हो तो कार ए हो जाएगी, वेक्टर ए लिखेंगे, और बी का थोड़ा सा ये जो देख रहे हो ना लाइन, ये लाइन बड़ी बनेगी। लाइन बड़ी बनेगी मतलब जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को, और जो एरो है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो जितनी बड़ी लाइन आपको दिख रही है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा है। और एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एरो का मतलब आएगा। इस पूरी फिजिक्स में हम बात करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करें टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको हम सीखते चलेंगे तो आगे इसकी सारी प्रॉपर्टी समझ में आएगी, क्योंकि वेक्टर पूरी फिजिक्स में यूज होता है। तो चलिए, वेक्टर, ये जो वेक्टर है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, उसका है काम। देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले अगर हम बात करें जीरो वेक्टर की, ओह माय गॉड, जीरो वेक्टर। सोचो जीरो वेक्टर, नाम से ही पता चल रहा है ना, दो चीजें होती हैं, क्या होता है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर को हम ज्यादातर मैग्नीट्यूड के बिहाफ पर डिस्क्राइब करेंगे, डिफाइन करेंगे। देखो जीरो वेक्टर, देखिए ध्यान से पढ़िए, रात के 12:30 बज रहे हैं और हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं आपके लिए। तो जीरो वेक्टर में क्या होगा, इसकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर इज सेड टू बी जीरो विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड, जिसके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं होगा, जिसके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं होगा, जीरो मैग्नीट्यूड होगा जिस क्वांटिटी के पास, उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर बोलेंगे। ए क्वांटिटी इज सेड टू बी जीरो वेक्टर विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड। तो इसकी डिफिनेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? ए क्वांटिटी विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड इज नोन एज जीरो वेक्टर। दूसरा जो पॉइंट है, क्या इसके पास कोई डायरेक्शन होगा? नहीं है, अपने इनिशियल पॉइंट पर ही है वो। दूसरा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर भाई, यूनिट जैसे नाम से पता चल रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। एक क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो। ए क्वांटिटी विच हैव, ए क्वांटिटी which have one magnitude। ऐसे प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वांटिटी विच हैव वन मैग्नीट्यूड, जिसके पास एक ही क्वांटिटी हो, यूनिट क्वांटिटी हो, बोल सकते हो ए क्वांटिटी विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का भाई कुछ तरीका होता है। कैसे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन कैप। एन के ऊपर कैप लगा दिया, ऐसे छाता लगा दिया, बारिश में भीग जाएगा ना, बारिश का मौसम है तो एन कैप। अब सोचो यहां पर एन कैप लग चुका है। एन कैप सिंबल है यूनिट वेक्टर का, तो एन कैप इज द सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यहां से एन कैप यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे? जैसे मान लो एक वेक्टर है ए, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर। देखो भाई अभी फार्मूला लिख लो,
ये मॉड कैसे निकाला जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा, इस सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिख के छोड़ो। चलो नेक्स्ट, तीसरा जो पॉइंट है इसका, तीसरा पॉइंट ले लें। तीसरा जो पॉइंट है को इनिशियल वेक्टर। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो बहुत से जो पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स में सभी पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दो वेक्टर हो चुके हैं, जीरो और यूनिट वेक्टर हो चुका है। अगर हम तीसरे वेक्टर की बात करें तो तीसरा वेक्टर हम लेने चल रहे हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर क्या होगा? को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब एक पॉइंट से ये स्टार्ट करेंगे। अब सोचो एक पॉइंट ये है, इसका ओरिजिन यहां से ये चलना स्टार्ट किया, ठीक। अगर ये यहां से चलना स्टार्ट किया इस पॉइंट से, ये इसका ओरिजिन है, जैसे मान लो को इनिशियल वेक्टर इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो मूव कर रहा है, यहां से चला इस डायरेक्शन में, यहां से चला इस डायरेक्शन में, तीन क्वांटिटी वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। अगर ये तीन क्वांटिटी एक ही डायरेक्शन में जाती, मतलब एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है, तीन वेक्टर एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, तो उसको को इनिशियल वेक्टर बोला जाता है। तो ये टाइप्स आपको थ्योरेटिकली, फिर डेफिनेशन तो लिख ही सकते हो, डेफिनेशन तो लिख सकते हो ना, है ना, लिख सकते हो। If three vector quantities initiate from its origin या initiate from at a point, एक पॉइंट से चलना अगर स्टार्ट करते हैं तीन वेक्टर, तो उस पॉइंट, एक पॉइंट से चलने की वजह से इसको क्या बोला जाएगा? को इनिशियल वेक्टर। तो प्रैक्टिकली समझने की जरूरत है। आइए एक फोर्थ टाइप की बात कर लेते हैं। फोर्थ टाइप में ले लें वही आसान वाला, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। अब सोचो लाइक एंड अनलाइक वेक्टर क्या होगा भाई? लाइक एंड अनलाइक वेक्टर का मतलब होगा अगर हमारे पास दो वेक्टर, ठीक, दो सेम वेक्टर है, दो सेम वेक्टर हैं तो क्या बोला जाएगा? लाइक वेक्टर। और दो अपोजिट वेक्टर हैं तो क्या बोला जाएगा? एक ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। देखो सेम वेक्टर का मतलब ये हो सकता है, सेम डायरेक्शन में दोनों, वेक्टर ए वेक्टर बी, ऐसा हो सकता है। अनलाइक वेक्टर क्या हो सकता है? एक इधर है, एक इधर है, अपोजिट, अनलाइक वेक्टर। तो ये लाइक हो जाएगा और ये अनलाइक, लाइक में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है दोनों का, ये ए और ये बी, दोनों सेम डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो मैग्नीट्यूड अलग है लेकिन एक तरह से लाइक इसको बोला जा सकता है। इक्वल नहीं बोल रहे हैं ना, लाइक बोल रहे हैं, लगभग सिमिलर बोल रहे हैं। अनलाइक मतलब दोनों में एकदम चेंज, दोनों के डायरेक्शन अलग अलग, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग, बिल्कुल अनलाइक वेक्टर। तो क्या होगा? नेक्स्ट टाइप नंबर 5, इक्वल वेक्टर ले लें। इक्वल वेक्टर, देखो मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा? इक्वल वेक्टर, इफ टू वेक्टर आर इन सेम मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर हमारे सेम मैग्नीट्यूड के हैं और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, सेम मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर में कंपेयर किया जाएगा, प्लस सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड प्लस सेम डायरेक्शन इज नोन एज इक्वल वेक्टर। मतलब इसकी जो लेंथ जितनी होगी दूसरे की भी लेंथ उतनी होगी, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो इस वेक्टर को हम क्या बोल देंगे भाई? वेक्टर ए इज इक्वल टू, मस्ट बी, वेक्टर ए मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर बी। तो ये क्या हो जाएगा? आपका इक्वल वेक्टर हो जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट टाइप की बात करें, 5 के बाद 6।
6 क्वेश्चन टाइप नंबर 6, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होगा भाई? कोप्लेनर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, x y z। एक ही प्लेन में लाई करेंगे तो उसको आप बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। A vector is said to be coplanar when two or three vectors lies in same plane is known as कोप्लेनर वेक्टर। दो या तीन वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करें तो उस वेक्टर को क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। आइए, इसी में और भी इसका टाइप है, टाइप नंबर 7 ले लो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को थोड़ा सा जानना तो हमें पड़ेगा ही। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो क्या हो जाएगा, इसके बारे में अगर देखें, इट टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजीशन इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स क्या? जैसे मान लो, इसको समझो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को एक बार और अगर लिखना चाहो लिख लो कि इट टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजीशन इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मान लो प्रैक्टिकली समझो, मान लो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और ये इसके ओरिजिन से r1 डिस्टेंस पर था, वेक्टर r1 पे था, ठीक, यहाँ पे था। अब ये भैया यहाँ पहुंच चुका है। अगर ये यहाँ चला गया तो अपनी पोजीशन को चेंज किया। अब यहाँ से इसकी पोजीशन हमने देखी, अरे भैया तो चेंज हो गया यार, r2 हो गया। तो r1 r2, अब इन दोनों का जो चेंज हुआ, जो डिफरेंस आया, ये जो डिफरेंस आ रहा है, इसको हम r1 माइनस r2 या r2 माइनस r1 वेक्टर बोलेंगे। इस r2 माइनस r1 को हम ही क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ में आ रहा है? तो r1 वेक्टर पहले इसकी पोजीशन ए थी, फिर ये, आप अपने आप को फील करो, आप पहले ए पर थे और इस ओरिजिन से r1 डिस्टेंस पर थे, वहां से आप सीधे इस डायरेक्शन में चले गए, अब यहाँ गए तो इससे डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो गई। तो चेंज कितनी हुई? थोड़ी ज्यादा हो गई, मान लो कम हो गई तो इसमें से इसमें माइनस करते, ज्यादा है जिससे, इसीलिए इसको इससे माइनस कर रहे हैं। अब ये सोचो, आपकी जो पोजीशन चेंज हुई किस डायरेक्शन में चेंज हुई, आपका जो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ वो फाइंड करना है। तो ये जो प्रक्रिया यहाँ पे आप देख रहे हो, जो प्रॉपर्टी देख रहे हो, इस कॉन्सेप्ट को, ये r2 माइनस r1 को ही हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट, चलो, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बस थ्योरेटिकली जानने, इसको अप्लाई करना, वेक्टर की प्रॉपर्टी जानना। वेक्टर की प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट होंगी, उसी के भी आप पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट जो आ रहा है भाई साहब, पोजीशन वेक्टर 7 8, पोजीशन वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा यार? पोजीशन वेक्टर की कहानी ये कही जा रही है कि ए वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसा वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताए, उसको हम पोजीशन वेक्टर बोल देंगे। कहां से? उसके ओरिजिन से। कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो, मानने में क्या जाता है, अब यहां से एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, इसके ओरिजिन से ये r डिस्टेंस पर है, उसके ओरिजिन से r डिस्टेंस पर है, वेक्टर लगा दो। तो भैया एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहे ना यार, कितनी डिस्टेंस पर हम हैं, तो ये आपका जो वेक्टर r यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं आप, ए वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। आइए, ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 9, एक और टाइप, दो और टाइप। एक तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप है ना, 9 ले लेते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल जो वेक्टर है, इसको हम 3D वेक्टर भी बोलते हैं। कैसा वेक्टर?
3D वेक्टर भी बोलते हैं। अब ये जो 3D वेक्टर है मतलब ये होता है x y एंड z। x एक्सिस यहाँ पर वेक्टर i यूनिट वेक्टर i और y यहाँ पर यूनिट वेक्टर j, यहाँ z में यूनिट वेक्टर k। जब तीनों एक्सिस किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के तीनों एक्सिस x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस तीनों पर जब यूनिट वेक्टर हो, तीनों पर क्या हो, यूनिट वेक्टर हो, x एक्सिस पर भी y एक्सिस पर भी और z एक्सिस पर भी यूनिट वेक्टर अगर शो होता है तो उसको आप ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर इसको क्या बोलोगे? इट इज ए 3D वेक्टर, it is a 3D vector and each axis of coordinate system, each axis of 3 coordinate system having equal unit vector। तीनों पर इक्वल यूनिट वेक्टर होता है, मतलब i j k यहाँ पर होता है। तो इस या किसी वेक्टर को x y z एक्सिस पर रिप्रेजेंट करने की प्रोसेस को भी हम ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं। तो इसके बारे में बस इतना जानो, 3D वेक्टर है, x y z तीनों एक्सिस में आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक वेक्टर। जैसे इसको ऐसे लिखा जा सकता है, वेक्टर इज इक्वल टू, मान लो कि ये वेक्टर है ax, ये वेक्टर है ay, ये वेक्टर है az। तो वेक्टर a मैग्नीट्यूड तीनों का जो टोटल आएगा, सम आएगा, वेक्टर ax i कैप ay j कैप प्लस az k का, ये इस तरह से लिखा जा सकता है। वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है भाई। वेक्टर हटाने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, कैसे वेक्टर हटाया जाता है और कैसे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया जाता है। तो देखिए, निगेटिव वेक्टर क्या होगा? लास्ट निगेटिव वेक्टर, ये वेक्टर is said to be negative if one vector is opposite to the another vector। अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और दूसरा इस डायरेक्शन में है तो वेक्टर A इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर B हो जाएगा भाई। होगा कि नहीं? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम कर लो लेकिन डायरेक्शन तो अलग है। तो A के रिस्पेक्ट में B या B के रिस्पेक्ट में A आपका नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। इसको पैरेलल नहीं, एंटी पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। आइए, तो हमारा जो आज का सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, न्यूमेरिकली जो सिखाने वाला हूं, वो देखिए क्या है। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, पूरे वेक्टर का कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हम लोग। डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। तो भाई किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाएगा? देखिए, एक फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड बाई मॉड ए। यूनिट वेक्टर भी हम फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है, लेकिन कैसे? जैसे मान लो अगर हमारे पास लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप है, ठीक है। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो देन इट्स मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ए, मॉड फाइंड करना। मॉड का मतलब क्या होता है? इस वैल्यू का रूट के अंदर स्क्वायर, ठीक। मींस मॉड ए अगर इधर लिखा हमने तो मॉड ए एक्स आई कैप मॉड ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, मॉड लगा दिया, ठीक।
दोनों साइड मॉड लगाने का मतलब, मॉड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का सिंबल है ये। अब देखो मैग्नीट्यूड का अगर ये सिंबल है तो अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, तो मॉड के अंदर जो वैल्यू होती है भाई उसका स्क्वायर किया जाता है, ठीक। तो मॉड के अंदर जो वैल्यू है तो ए एक्स स्क्वायर, आई तो यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब 1, आई क्या है, यूनिट वेक्टर है, प्लस ए एक्स स्क्वायर हुआ। अब ए वाई स्क्वायर करोगे, जो आई जे के कोफिशिएंट है, बस यही कॉन्सेप्ट समझो, जो आई जे के कोफिशिएंट है, मल्टीपल कोफिशिएंट, उसका स्क्वायर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब सोचो रूट ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इज इक्वल टू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो इस तरह से, इस फार्मूले से, इस कॉन्सेप्ट से, कोई फार्मूला नहीं है, इस कॉन्सेप्ट से आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो। क्या फाइंड कर सकते हो, मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो। तो मैं एक प्यारा सा एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल से हम समझते हैं कि कैसे हम मैग्नीट्यूड को फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही आसान, मैं वैसे बोल रहा हूँ कि वो सारी चीजें सीखेंगे बेसिकली धीरे 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 धीरे। आइए एक प्यारा सा एग्जांपल है और उस एग्जांपल से हम मैग्नीट्यूड निकालना सीखते हैं। देखो एग्जांपल ले लिया हमने, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, लगा दिया हमने कैप, आई जे के लिख दिया, आई जे के हो गया। ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। फाइंड द, क्वेश्चन है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए ऐसे भी लिखा जाता है भैया इसको, वेक्टर ए, लेकिन अगर ऐसे भी लिख दिया तो उसको पढ़ेंगे क्या, वेक्टर ए। तो आदत डाल लो, इस तरह नहीं लिखा जाएगा। किसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, वेक्टर ए का, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, इसको मॉड में लिखते हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे लिखते हैं। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर, और इसके अंदर जो आई जे के कोफिशिएंट है तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर मीन्स ए, बाहर आएगा रूट के ए, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 16, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ 29। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो इस तरह से आप मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का फाइंड करेंगे। देखिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से और डिटेल में हम बात करने वाले हैं ना कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर की। कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर में मतलब हम एडिशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टरों को कैसे जोड़ा जाएगा इसकी बात करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा इसकी बात करेंगे। फिर आएगा हमारा प्यारा सा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, जिसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे। तब तक के लिए आप ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट सीखिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो कल आप अपलोड करते हैं, उसमें देखिएगा कि वेक्टर के कॉन्सेप्ट को हम कैसे धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड बनाते जा रहे हैं और आपको नई नई चीज़ें सिखाते चले जाएंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।